मॉर्निंग बच्चों हम जो टॉपिक कर रहे थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसकी इलास्ट्रेशंस कर रहे थे हम। तो आज हम नेक्स्ट इलास्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। हमने 29 तक कर लिया था, इलास्ट्रेशन 30 करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये इस टॉपिक की लास्ट इलास्ट्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग देखो आगे। देखना ध्यान से। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. B retires and new profit sharing ratio between A and C is agreed at 2:3. They decided to record the effect of the following without affecting their book value. क्या लाइन है इसका मीनिंग अभी मैं बताती हूँ। आपके पास जनरल रिजर्व है, कंटीजेंसी रिजर्व इज जस्ट लाइक अ जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का डेबिट, इट इज़ ट्रीटेड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। मैंने लेक्चर 9 में डिस्कस किया था। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। तो देखना एक बारी, बच्चे ये जो मैंने अभी इलास्ट्रेशन 30 पढ़ी, इसके अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े हुए हैं। आपको मैंने जब इससे पहले 28 इलास्ट्रेशन कराई थी कि रिटायरिंग पार्टनर के जाने से पहले ये जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए, ठीक है। आपके पास नहीं होता, डेफिनेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए। लेकिन अगर कंडीशन आ रही है डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, कौन सी कंडीशन आ रही है? डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, कि अगर ये आज ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, आपको ध्यान होगा मैंने एक चैप्टर कराया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते तो उसमें कंडीशन होती थी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। बांटना चाहते हैं तो बांटने की एंट्री, नहीं बांटना चाहते तो एडजस्टमेंट एंट्री। क्यों एडजस्टमेंट एंट्री? आप मुझे बताओ, जैसे ABC पार्टनर है, इनकी रेशियो है 1:1:1, ठीक है। इनके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है 60, कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डेफिनेटली आज बढ़ जाना चाहिए ओल्ड रेशियो में 20-20-20, ठीक है। लेकिन अगर ये आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो बताओ, आपको पता है C बिजनेस से चला जाएगा, तो C को अपने इस 20,000 के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस, ठीक है। तो अब बताओ, आपको पता है अगर आज ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो एक बार अगर रेशियो चेंज हो गई तो जब न्यू रेशियो आ जाएगी, तो आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ C के जाने की डेट पे, तो जब रेशियो चेंज हो गई तो आगे जाके ये न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 30 इसको मिलेंगे, 30 इसको मिलेंगे। इसका मतलब अगर आज ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो किसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? C को, जो पार्टनर बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। किसको फायदा होगा? देखो, अगर ये आज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो A को मिलेंगे 20, अगर आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, C चला गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो A को 10 का गेन होगा, B को भी 10 का गेन होगा। तो बताओ इस डिसीजन से कौन एग्री नहीं होगा? C, जो बिजनेस से जा रहा है, वो कहेगा आज ही डिस्ट्रीब्यूट करो। तो C को अगर हमें इस डिसीजन से एग्री कराना है तो कि आज हम इसको नहीं बांटते, तो इसके लिए हमें इसे आज उतना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट देना पड़ेगा, ठीक है। तो C को हमें उसके सेक्रीफाइस के लिए उतना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट देना पड़ेगा। हम उसे कैश नहीं देंगे, उसके अकाउंट में डालेंगे, जितना भी उसका जितना इसको अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसे देंगे कौन? A और B, जितना इनको गेन होगा, ठीक है। क्योंकि आज नहीं बांटा तो इसका जनरल रिजर्व आगे जाके किसको मिलेगा? A और B को, ठीक है। इसके जाने से जितना गेन इसको हो रहा है, जितना गेन B को हो रहा है, उसी प्रपोर्शन में ही इसको ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट देंगे, ठीक है। ये एंट्री बिल्कुल गुडविल की तरह है, लेकिन इस एंट्री में हमने देखो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। इस एंट्री को कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो आप कहोगे इस इलस्ट्रेशन में कहाँ लिखा हुआ है कि इसको नहीं बांटना, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है इसको नहीं बांटना? ध्यान से सुनो एक बारी। आपके पास मैंने बताया था कि जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं,
वो बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में इस तरह से पड़े होते हैं किसी भी नाम से, ठीक है, ये पड़े हुए हैं, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस यहाँ पड़े होते हैं। तो कुछ नहीं कहता तो ये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाते हैं, ये लॉस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। बढ़ते कैसे हैं? जनरल रिजर्व क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, इसे सारे पार्टनर बांट लेंगे, टू ए, टू बी, टू सी, ऐसे बांट लेंगे। तो क्या जनरल रिजर्व क्रेडिट था, डिक्रीज पे डेबिट, बैलेंस खत्म। जब मैं न्यू बैलेंस शीट बनाऊंगी तो मेरे पास यहाँ जनरल रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि ये बढ़ चुका है। ये सारी चीजें आप बांट लेते हो तो ये बैलेंस खत्म हो जाते हैं, ठीक है। आपको पता है बैलेंस शीट के अंदर जो ये जो पड़ी वैल्यूज है सारी, ये बुक वैल्यू है। अगर ये बढ़ जाते हैं तो इनका बैलेंस खत्म हो जाता है, ये न्यू बैलेंस शीट में नहीं लिखे जाते, तो बुक वैल्यू में अफेक्ट आ जाता है, क्योंकि ये यहाँ होते हैं और यहाँ न्यू बैलेंस शीट में नहीं होंगे। लेकिन आपके पास, आपको पता है अगर ये बटा नहीं तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस और गेन वाली। जो जा रहा है उसको दे दोगे, रिमेनिंग पार्टनर देंगे गेनिंग रेशियो में। तो बताओ यहाँ मैंने जनरल रिजर्व टच भी किया नहीं, तो जनरल रिजर्व क्रेडिट था, बटा तो है ही नहीं, एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में आएगा। एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में आएगा मतलब बुक वैल्यू पे क्या नहीं पड़ा, अफेक्ट नहीं पड़ा। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट की वैल्यू पे क्या नहीं पड़ा, अफेक्ट नहीं पड़ा। तो अब आपको इसमें कैसे पता लगा? तो यहाँ पे वो कह रहा है, देखो लाइन ऊपर, कि आपको ये जो चार चीजें दी हुई हैं, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द अफेक्ट ऑफ फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। इन चार चीज़ों को रिकॉर्ड करो कि इनकी बुक वैल्यू पे क्या ना पड़े, अफेक्ट नहीं पड़े। और आपको पता है बुक वैल्यू पे अफेक्ट इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का तभी नहीं पड़ता जब हम इनको क्या ना करें, डिस्ट्रीब्यूट ना करें, ठीक है। तो इनकी मतलब हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस दिए हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री तो एक सिंगल एंट्री में हो जाती है सारों को ऐड करके, ठीक है। तो देखना क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। जनरल रिजर्व मेरे पास दिया हुआ है 120, कंटिंजेंसी रिजर्व इज जस्ट लाइक अ जनरल रिजर्व 70, 190, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस इसमें से लेस कर दोगे। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपको ध्यान होगा ये हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी करते थे। एडजस्टमेंट एंट्री आती थी तो सेक्रीफाइस वाले को हम दे देते थे, देता कौन, जिसे गेन हो रहा था, तो बिल्कुल सेम, और वो सिंगल एंट्री हो जाती थी, ठीक है। तो एक बार करो इसे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस कितना है, 30,000, 160, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। मैंने लेक्चर 9 में भी डिस्कस कर दिया था। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 10,000, तो मुझे जो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है वो 150 से करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा किसने सेक्रीफाइस किया, कितना गेन। तो ओल्ड रेशियो आपके पास है ए बी सी की 5:3:2, ठीक है। इस टाइम रिटायर हो रहा है बी, ठीक है, बी रिटायर हो गया बच्चे, ठीक है। अब बताओ बी रिटायर्स एंड हिज शेयर 3/10, ठीक है। बी रिटायर हो गया है तो बी को तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की अमाउंट मिलेगी। बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 3/10, तो 150 का 3/10 दैट मीन्स 45, ठीक है। गेनिंग वाले को देना पड़ेगा, ठीक है, गेनिंग वाले पार्टनर को देना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए एक बार इनका गेन निकालो ए का, ठीक है। एक मिनट, न्यू रेशियो बी रिटायर हो गया, ए और सी की, ए और सी की न्यू रेशियो है, ए और सी की न्यू रेशियो है 2:1, तो इनका गेन निकाल, ए 2/3,
ए 5/10 30, पहले 15 और अब 20, ठीक है। ये न्यू है और ये ओल्ड है, ठीक है। बच्चे हमारी न्यू रेशियो 2:1 की जगह 2:3 है। न्यू रेशियो 2:3 है, ठीक है। तो निकालना है एक बारी। ए का न्यू है 2/3, सॉरी 2/5, ओल्ड है 5/10। तो न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड में 5 थे और अब 4 मिलते हैं, तो ए का गेन नहीं आ रहा, ए का सेक्रीफाइस आ रहा है, तो इसको भी अमाउंट देनी पड़ेगी। सी का देखो, न्यू 3/5 है, ओल्ड 2/10 है। पहले 2 और अब 6, तो इसका 4/10 का गेन है। तो ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ए को भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा, क्योंकि अगर आज नहीं बट रहा तो ए को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आगे जाके, तो उसको भी आपको देना पड़ेगा इतने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से। तो 150 का 1/10, तो इसको 15 आपको देने पड़ेंगे। तो पूरे सम में गेन किसको हो रहा है? सी को। तो सी का आप निकाल के देख लो, बेशक से इनका टोटल ही आएगा 4/10 के अकॉर्डिंग, इसको 60 देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा ना, तो आगे जाके सिर्फ गेन किसको होने वाला है? बढ़ते टाइम सी को। तो सी इनको दे देगा आज। सी से हम कैश नहीं मंगाएंगे, उसके अकाउंट से काट लेंगे, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट, तो ये बांटने की एंट्री नहीं हुई, एडजस्टमेंट एंट्री हुई। तो एडजस्टमेंट एंट्री इन 4 चीज़ों की। तो एडजस्ट, इसकी नरेशन बनेगी एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इन सब की हमने एडजस्टमेंट एंट्री सीखी। तो बच्चे, मैंने आपको इस रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में छोटी छोटी जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं, ठीक है। छोटी छोटी जितनी भी चीजें इस चैप्टर के लिए आनी चाहिए, आई हैव डिस्कस ऑल, मैंने सारी डिस्कस कर दी हैं। अब बच्चे, इसके बाद आपके स्टार्ट होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में लॉन्ग क्वेश्चन थे, एज इट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में रिवेलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होगी, न्यू बैलेंस शीट। तो आप देखो, लॉन्ग क्वेश्चन कोई सेपरेट चीज़ नहीं है। जितनी भी आपने छोटी छोटी चीज़ें सीखी उसको एक सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बेशक से वो एंट्री में आए, बेशक से वो अकाउंट, वही अकाउंट तो 3 ही बनाने पड़ेंगे, रिवेलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। कैसे करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, किस सीक्वेंस में? जैसे मैंने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बताया था, एज इट इज बताती हूँ, ठीक है। आपको सम सॉल्व करने के लिए गिवन होगी बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट की होगी। जैसे 3 पार्टनर है ए बी सी, उनकी यहाँ पे सारी असेट्स दी होंगी, कैपिटल और लायबिलिटी सब कुछ होगा यहाँ पे, सारी असेट्स। ओल्ड बैलेंस शीट है, ए बी सी सबकी कैपिटल भी होगी बैलेंस शीट। नाउ ये बैलेंस शीट है मान लो 31 मार्च 2017 की। बैलेंस शीट बनने के बाद आपको कह रहा है सी रिटायर्स फ्रॉम बिजनेस ऑन 31 मार्च 2017, मतलब बैलेंस शीट बनने के बाद, सब कुछ होने के बाद इसी डेट पे रिटायर हुआ। हो सकता है 1 अप्रैल अगले दिन रिटायर हो, ठीक है। तो एग्रीमेंट में चेंज आ रहा है, तो असेट कितने से इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, सारा वैल्यूएशन होगा, प्लस इसकी रिटायरमेंट के टाइम इसे गुडविल की अमाउंट दी होती है, गुडविल भी दी होगी एंट्री करने के लिए, सब कुछ होगा नीचे। और 3 चीजें बनाने को कहेगा, रिवेलेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। बैलेंस शीट सिलेबस का पार्ट नहीं है एडमिशन की तरह, लेकिन हम बनाएंगे, ठीक है। तो बताओ, सबसे पहले आप कौन सा अकाउंट बनाओगे? रिवेलेशन अकाउंट,
सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनता है? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन एज इट इज, जैसे आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बनाया, 4 एंट्री आनी चाहिए रिवैल्यूएशन को बनाने के लिए, एज इट इज वही है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन जैसे आप बनाते थे वैसे बनाओगे। और आपको पता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशियो में। ठीक है, हर चैप्टर में ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि एग्रीमेंट चेंज होने से पहले ये पुरानी एसेट्स का वैल्यूएशन होता है, तो ये ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने के लिए आपको पता है 3 एंट्री आनी चाहिए, एक लॉस की, एक इनकम की, एक डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, मेन आपको सीखना है कि कैपिटल अकाउंट में चीजें कैसे डलेंगी लाइन से, मेन इसका है। ठीक है, ध्यान से सुनना, कैपिटल अकाउंट में चीजें कैसे डालोगे लाइन से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सुनो ध्यान से, लाइन से चीजें कैसे डालोगे कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के बैलेंस लिखोगे, जैसे एडमिशन में लिखते थे। ये ओल्ड बैलेंस शीट से बैलेंस लिखोगे, दिस इज द बैलेंस ऑफ ओल्ड कैपिटल, ए का जितना दिया वो। इस कैपिटल अकाउंट में आप लाइन से चीजें डालोगे। सबसे पहले यहाँ जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकला है, ठीक है, आप बताओ प्रॉफिट निकला है, पार्टनर्स को दोगे तो कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज। इंक्रीज पे क्रेडिट। कौन से अकाउंट का प्रॉफिट है? रिवैल्यूएशन। तो क्या एंट्री बनती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज। ए बी सी के क्रेडिट में बाय रिवैल्यूएशन, क्योंकि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सी के जाने से पहले सब कुछ दोगे इसको। उसके बाद आपने बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में देखना है, यहाँ पड़े होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो सी के जाने से पहले ये भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर यहाँ पड़ा हुआ है जनरल रिजर्व के नाम से, मैंने 5 नाम बताए थे आपको जनरल रिजर्व के, जिस नाम से पड़ा हुआ है उस सी के जाने से पहले उसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज, तो बाय जनरल रिजर्व। पहले अभी हम सी आता ही नहीं था, उससे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब सी के जाने से पहले ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, सब कुछ लेके जाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट के डेबिट साइड में देखो, यहाँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़े होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एक्सपेंडिचर के नाम से। तो सी के जाने से पहले अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड रेशियो में। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज। डिक्रीज पे डेबिट। एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ए बी सी के डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस, जिस भी नाम से पड़ा है। उसके बाद सी के क्रेडिट और डेबिट में देखने के बाद एक और चीज आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था गुडविल अपीयर इन द बुक्स। हमने अभी कुछ लास्ट 3 और 4 लेक्चर पहले हमने किया था कि गुडविल की एंट्री करने से पहले अगर बुक्स में कोई गुडविल दिखाई हुई है, ओल्ड गुडविल, तो उसे राइट ऑफ कर दो। उस टाइम तो कहता था गुडविल अपीयर इन द बुक्स, अब कहेगा नहीं, ये ओल्ड बैलेंस शीट है, इसमें गुडविल आपको अगर यहाँ डेबिट में नजर आती है तो दिस इज द ओल्ड गुडविल। तो गुडविल की रिटायरमेंट के टाइम एंट्री करने से पहले इस गुडविल को राइट ऑफ कर दो। बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है वो ओल्ड गुडविल है, तो उसको राइट ऑफ कर दो। ये पुराने टाइम की गुडविल है तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगी। राइट ऑफ की क्या एंट्री मैंने बताई थी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल। तो ए बी सी के डेबिट में टू गुडविल। हमने बैलेंस शीट लाइन से चीजें डालनी है। उसके बाद सी को रिटायर कर दो। वहां मैं कहती थी सी को एडमिशन दे दो, यहाँ मैं कह रही हूँ सी को रिटायर कर दो। लेकिन सी को रिटायरमेंट करने से पहले देखो किसी ने कोई असेट तो नहीं ली। कई बार यहाँ लिखा होता है किसी भी पार्टनर ने कोई असेट ले ली या लायबिलिटी ले ली, उसकी एंट्री डालो। उसकी एंट्री क्या होती है आपको पता है? अगर कोई पार्टनर बिजनेस से असेट लेता है तो मेरे पास बिजनेस से असेट जाती है। कोई पार्टनर बिजनेस से असेट फ्री में नहीं ले सकता, उसे उसके पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन हम पार्टनर से कैश नहीं मंगाते, उसके अकाउंट से काटते हैं। मान लो ए ने लिए तो ए के अकाउंट से काटोगे, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट, तो ए के डेबिट में टू असेट। लेकिन कई बार कोई पार्टनर हमारी लायबिलिटी की पेमेंट करता है, वो नीचे ही लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब बताओ कोई पार्टनर हमारी लायबिलिटी की पेमेंट करेगा तो हम उसके अकाउंट से पैसे काटेंगे या उसके अकाउंट में डालेंगे? तो डेफिनेट है उसके अकाउंट में पैसे डालेंगे अगर एक पार्टनर ने हमारी लायबिलिटी की पेमेंट की है, ठीक है। देखो अगर हम अपनी लायबिलिटीज की खुद पेमेंट करते हैं तो लायबिलिटी टू कैश,
लेकिन हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है, लेकिन इसकी पेमेंट किसने की है? पार्टनर ने, तो हम पैसे उसके अकाउंट में डाल देंगे पार्टनर के। तो एंट्री बनेगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, तो बाय लाइबिलिटीज। ठीक है, देखो लाइन से चीजें मैंने कैसे डाली। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस, सेकंड नंबर पे रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है या लॉस है वो एंट्री डालोगे। फिर बैलेंस शीट के क्रेडिट में जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री डालो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़े होते हैं उनकी एंट्री डालो। ओल्ड गुडविल पड़ी होती है उसको राइट ऑफ करने की एंट्री डालो। ये एंट्री सारी मैं सिखा चुकी हूँ। उसके बाद सी को रिटायर करो। सी को रिटायरमेंट करने से पहले नीचे देखो किसी ने कोई एसेट और लायबिलिटी तो नहीं ली, उसकी एंट्री डालो। अब सी को रिटायर करो। न्यू पार्टनर जब आता है, कैपिटल लेकर आता है, गुडविल लेकर आता है, 3-4 एंट्री होती है। सी के रिटायरमेंट के टाइम एक ही एंट्री होती है गुडविल की। ठीक है, तो आपको पता है क्या एंट्री सिखाई थी मैंने? जो पार्टनर बिजनेस से जा रहा है, रिटायरमेंट के टाइम गुडविल की जो एंट्री होती है वो एक ही होती है कि सी को गुडविल की अमाउंट मिलेगी। देंगे कौन? रिमेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में। जो एंट्री सिखाई थी ना गुडविल की, वो एंट्री करनी है। लेकिन आप इसको पोस्ट कैसे करोगे? ध्यान से देखना, ये एंट्री है। तो बताओ, सी को गुडविल की अमाउंट देनी है आपने उसके रिटायरमेंट में। ये सारी चीज़ें तो दे दी, लास्ट में ये गुडविल की अमाउंट देनी है क्योंकि वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है। ठीक है, तो सी को 10,000 मिलेंगे, लेकिन अगर सी के क्रेडिट मैंने 10 लिख दिया तो एंट्री के अपोजिट में तो 2 नाम है। तो आप सी को 10 दोगे, लेकिन कैसे करके? 6 और 4 करके लिखोगे ताकि दोनों का नाम आए किस किस ने दिया है, बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल। तो सी के क्रेडिट में तो मैंने पोस्टिंग कर दी, लेकिन ए और बी के अकाउंट से काटने के लिए भी करो। तो ए कितने से डेबिट है? 6, बी कितने से डेबिट है? 4। एंट्री का अपोजिट टू सीज कैपिटल। लास्ट में ये एंट्री डालनी है गुडविल की। लास्ट में वहाँ हम एंट्री डालते थे, न्यू पार्टनर कैपिटल लाता था गुडविल, वो एंट्री। लेकिन लास्ट में आपने रिटायरमेंट के टाइम गुडविल की एंट्री डालनी है, जो मैंने एक ही सिखाई है आपको कि सी अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है, उसे गुडविल की अमाउंट दो और रिमेनिंग पार्टनर देंगे गेनिंग रेशियो में। तो जो आपने गुडविल की एंट्री सीखी वो डालोगे। तो कैपिटल अकाउंट में ये चीज़ें लाइन से डालनी है। तो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस, सेकंड नंबर पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री, बैलेंस शीट के क्रेडिट का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बांटने की एंट्री, क्रेडिट में जो पड़ा है, डेबिट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है उसको बांटने की एंट्री, ओल्ड गुडविल पड़ी होती है उसके राइट ऑफ की एंट्री। फिर सी को रिटायरमेंट से पहले किसी ने कोई असेट या लायबिलिटी तो नहीं ली, उसकी एंट्री। फिर लास्ट में जो गुडविल की एंट्री हम रिटायरिंग पार्टनर को देते हैं उसकी एंट्री डालो। ठीक है, उसके बाद इस कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इस कैपिटल अकाउंट को बच्चे क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। ध्यान से सुनना मेन चीज। ए बी सी, मान लो इसका बैलेंस 1 लाख था। ठीक है, आपको पता है मैंने 11th क्लास में सबसे पहली एंट्री आपको सिखाई थी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सबसे पहली एंट्री मैंने जो आपको सिखाई थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्स्ट एंट्री सिखाई थी। और मैंने आपको बताया था कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है, क्योंकि कैपिटल भी बिजनेस की लायबिलिटी होती है। क्योंकि बिजनेस ने कभी ना कभी ऑनर का पैसा वापस करना है। आपको मैंने शुरू से बताया था कि वी मेंटेन द अकाउंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस। हम अकाउंट किसकी तरफ से बनाते हैं? बिजनेस। अगर बिजनेस के पार्टनर ए बी सी बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, मान लो इसने कैपिटल 5 लाख लगाई, इसने 3 लाख 2 लाख, तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज। कैपिटल को क्यों क्रेडिट करते हैं? क्योंकि कैपिटल भी बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि हम अकाउंट्स किसकी तरफ से बनाते हैं? बिजनेस। अगर बिजनेस का ऑनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो बिजनेस समझता है कि इस ऑनर ने मुझे लोन दिया है। कैपिटल को भी बिजनेस लायबिलिटी मान के चलता है, मतलब बिजनेस ये समझता है कभी ना कभी इस ऑनर का पैसा वापस करना है। जब तक बिजनेस इस ऑनर के पैसे वापस नहीं करता इस कैपिटल को, बिजनेस इसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देता रहता है। पढ़ा था हमने
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि बिजनेस ऑनर के पैसे को भी लायबिलिटी मान के चल रहा है कि कभी ना कभी इस ऑनर का पैसा वापस करना है। जब तक बिजनेस इस ऑनर की कैपिटल को वापस नहीं करता, इसके इंटरेस्ट देता है, फिर आपके दिमाग में आएगा कि मैम इस ऑनर का पैसा आप कब वापस करोगे? आज वापस करेंगे। सी बिजनेस से रिटायर हो रहा है, ठीक है, जितना भी इसका कैपिटल का बैलेंस निकल के आएगा, आज हम ये बैलेंस पे नहीं रखेंगे, आज ये सारा इसको पे कर देंगे, ठीक है। तो आज पे करेंगे बच्चे हम। आपके दिमाग में शुरू से क्वेश्चन होगा, मैं इतने दिन से कह रही हूँ कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, हम पार्टनर को कैश नहीं देते, उसके अकाउंट में डालते हैं, अकाउंट में डालते हैं तो कैपिटल इंक्रीज होती है, इंक्रीज पे क्रेडिट। इतने दिन से ये अकाउंट बिजनेस ने बनाया पार्टनर का, कि बिजनेस में ऑनर का कितना पैसा है, पार्टनर का कितना पैसा है, और हम उसको कैश नहीं दे रहे थे, इतने दिन से अकाउंट में डालते जा रहे हैं। कब देंगे इस पार्टनर को ये चीज़ कैश? आज सबको नहीं देंगे। जो पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है, उसका जितना भी कैपिटल का बैलेंस आएगा वो हम उसको कैश पे कर देंगे आज। आगे जो बैलेंस आएगा वो रिमेनिंग पार्टनर का आएगा, क्योंकि सी का बैलेंस आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि सी बिजनेस से रिटायर हो गया, अब वो बिजनेस का पार्टनर नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, रिमेनिंग पार्टनर का बैलेंस निकालने से पहले आपने उस पार्टनर का बैलेंस निकालना है जो पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है। तो आप बैलेंस निकालो, 110 यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका बैलेंस आ रहा है 110। मुझे बता सकते हो कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? ये जो कैपिटल अकाउंट से सी का बैलेंस आ रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट? ध्यान रखना, जो साइड ज़्यादा होता है उसको बैलेंस कहते हैं। कौन सा साइड ज़्यादा था? क्रेडिट। तो ये कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस ही होता है, क्योंकि कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होती है। तो ये जो बैलेंस निकल के आया, ये बैलेंस सी की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि ये साइड ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन इसके आगे टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखोगे। रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पार्टनर बिजनेस में अब पार्टनर नहीं है। इसकी कैपिटल का बैलेंस जितना भी है आज बिजनेस कैश पे कर देगा, क्योंकि आज ये बिजनेस से रिटायर हो रहा है। हमने जितनी चीज़ें इसको देनी थी इसके अकाउंट में डाल के इसका कैपिटल का बैलेंस निकाल लिया, कि कैपिटल के बैलेंस से पता लगा कि सी की रिटायरमेंट पे हमने उसको कितना पैसा देना है, तो इतने पैसे हमने सी को देने हैं, तो आज ये पे कर देंगे। तो पे की एंट्री क्या होगी? तो बताओ ये कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? यहाँ देख के मत कर देना, डेबिट में आ रहा है बैलेंस। यहाँ लिखते हैं हम कैरी डाउन, जिस साइड ब्रॉड डाउन आता है उसको बैलेंस कहते हैं। तो ये सी की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। जब पे करेंगे तो ख़त्म करने के लिए डेबिट हो जाएगा और कैश पे कर देंगे। तो ये एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सीज कैपिटल के डेबिट में इसके आगे क्या लिख दोगे? टू कैश। मतलब आज हमने सी का जितना भी कैपिटल का बैलेंस बिजनेस में था पे कर दिया। आज के बाद हमारा और उसका कोई कनेक्शन, बिजनेस का उससे कोई कनेक्शन नहीं है आगे, ठीक है। तो जब भी आप इस रिटायरमेंट के टाइम कैपिटल अकाउंट बनाओगे, जब सारी चीज़ें डालने के बाद पहले उस पार्टनर का सेटलमेंट करो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो इसको हमने कैश पे कर दी, ये पे करने की एंट्री। क्यों ही? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ख़त्म करने के लिए डेबिट। देखो आज अब उस एंट्री पे आए। मैंने 11th क्लास में एंट्री कराई थी फर्स्ट, कैश टू कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट थी क्योंकि वो बिजनेस की लायबिलिटी है। आज हमने वो सारी कैपिटल वापस कर दी, बिजनेस में जितनी भी इकट्ठी हुई। कैपिटल क्रेडिट थी, डिक्रीज पे डेबिट। देखो आज उल्टी एंट्री सीख दी आपने, कैपिटल टू कैश। आज आपने ऑनर का सारा पैसा वापस कर दिया, लेकिन सारे ऑनर्स का नहीं, सारे पार्टनर्स का नहीं, जो पार्टनर बिजनेस से जा रहा है तो उसकी कैपिटल का बैलेंस हमने सारा कैश पे कर दिया, ठीक है। तो सीज कैपिटल के डेबिट में इसके आगे लिख दिया टू कैश। ये लास्ट एंट्री है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन में रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट के लिए कैश कहे तो कैश पे करना है, अगर नहीं कहता तो नहीं करना। लेकिन आप कहोगे क्या फिर बैलेंस लिख दें? नो, बैलेंस नहीं लिख सकते। बैलेंस लिखोगे तो आगे सी का बैलेंस आएगा और नए बैलेंस बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं।
आगे तो हमें सी का बैलेंस लाना ही नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस का पार्टनर ही नहीं है, हमें उसकी सेटलमेंट यहीं करनी है। तो ध्यान से सुनना, अगर आप उसका बैलेंस आज कैश पे नहीं करते तो आपने उसका कैपिटल का बैलेंस तो खत्म करना है, आप उसका कैपिटल का बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने का मतलब है कि आपने सी का पैसा इतना भी देना है, लेकिन रिटायर हो चुका है, आज की डेट के बाद वो बिजनेस का पार्टनर नहीं है, तो आप कैपिटल का बैलेंस तो नहीं रख सकते। तो आप कैपिटल का जितना भी बैलेंस है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। मतलब आज की डेट के बाद सी का ये जो हमने पैसे देने हैं 110, ये बिजनेस की लायबिलिटी है और आउटसाइड लायबिलिटी है कि हमने सी का इतना पैसा देना है, और आउटसाइडर के पैसे पे हर हालत में इंटरेस्ट दिया जाएगा। जितनी लेट हम सी का पैसा वापस करेंगे, इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट वापस करेंगे। इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं है तो 6% की रेट मानी जाती है। आपको ध्यान होगा, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6%। तो रिटायरिंग पार्टनर की कैश पेमेंट के लिए क्लियर क्वेश्चन में बोले तो कैश पेमेंट की एंट्री करना, अदरवाइज जितना भी रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो ये एंट्री बनेगी उस टाइम सीज कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, डिक्रीज पे डेबिट। कैश नहीं पे करोगे, कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? लोन, क्योंकि मुझे इसका बैलेंस तो खत्म करना है। तो उस केस में सीज कैपिटल के डेबिट में टू कैश नहीं लिखोगे, टू सीज लोन लिखोगे। और सीज लोन के नाम से आज की डेट में सीज लोन हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हमने सी का पैसा वापस नहीं किया अभी। तो ये न्यू बैलेंस शीट में 110 सीज लोन के नाम से आएंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद ए और बी का जैसे बैलेंस निकालते हैं, टोटल करना टू बैलेंस कैरिड आउट। ए और बी का यहाँ बैलेंस आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ए और बी की कैपिटल, सी का कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सी को या तो कैश पेमेंट कर दोगे, कुछ नहीं कहेगा तो उसका बैलेंस लोन में ट्रांसफ़र कर दोगे। लोन में ट्रांसफ़र करने का मतलब सी के पैसे जो हमने आज देने हैं, आज की डेट के बाद ये बिजनेस की आउटसाइड लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, आगे बैलेंस नहीं आना चाहिए रिटायरिंग पार्टनर का। इसके बाद बनती है न्यू बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए। ठीक है, तो मैं सम करते टाइम ही आपको बताऊंगी कैसे ओल्ड से न्यू बैलेंस शीट जैसे एडमिशन में बनती थी एज इट इज़। अगर ये तो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। अगर आपको क्वेश्चन में एंट्री पूछे तो आपको पता है रिवैल्यूएशन की कितनी एंट्री होती है? 3। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल का क्या लिखते हैं? बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं। तो जिस सीक्वेंस में मैंने इसमें चीज़ें डलवाई, आपको विद एंट्री बताई, तो कैपिटल अकाउंट में लाइन से जैसे सारी चीज़ें डालनी है, देखते हुए वो सारी एंट्री पास करना। बैलेंस शीट की कोई एंट्री नहीं होती, तो इसी सीक्वेंस में हम एंट्री पास करेंगे। अगर क्वेश्चन में एंट्री पूछता है तो हमारे लिए वो भी ईजी है, अकाउंट पूछता है वो भी ईजी है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें विद एंट्री सीखी हैं और हमें एक एक चीज़ की एंट्री आती है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की 3 एंट्री, कैपिटल अकाउंट में जो स्टेप बताया है चीज़ें डालने का, वो लाइन से एंट्री करते जाना। ठीक है, बैलेंस शीट बनने की कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि उसमें तो बचे हुए बैलेंस आते हैं, एंट्री नहीं आती। ठीक है, तो मेरी ख्याल से ये मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन का बेस बताया है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।